बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज अनगिनत मौज़ूआत हैं लेकिन सिलेक्शन करते हैं जिन पे आज आपसे बात होगी। गिलगित बल्तिस्तान का कल हमने जिक्र किया, वज़ीर आला नाहल हुए थे, आज नए कायदे ईवान का चुनाव होना था लेकिन सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है। ये PTI के रुकन है हाजी गुलबर खान, जिन्होंने इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। 72 घंटों का वक्त दिया उन्होंने कि दोबारा नया शेड्यूल जारी किया जाए। नया IG भी वहाँ आ चुका, IG भी तब्दील हो चुके और तमाम बड़ी पार्टियाँ उन्होंने अपना अपना कायदेवान नामजद किया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच इत्तेफाक राय होने का भी इम्कान है। वहाँ क्या सूरत हाल रही, तफसील से बात करेंगे। फिर 5 जुलाई है आज, कल शामी साहब ने 4 जुलाई का किस्सा छेड़ा तो 5 जुलाई का किस्सा भी आज होना चाहिए उसकी कॉन्टीन्यूटी में, जब एक मुंतखब हुकूमत का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया और एक तवील जो फ़ौजी निज़ाम हुकूमत था वो हमें देखने को मिला। उसके दूरस असरात भी हैं। इस दौर में कई सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए, सेंसरशिप भी हुई। उनमें से एक उस वक्त 24 साला खावर नईम हाशमी साहब भी थे। आज भी हयात हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता रहे हैं। तो आज उन्हें हमने ज़हमत दी है कि वो अपनी आप बीती जो है वो आप तक पहुँचाएँ। PTI दौर में जब कोविड था, $3 अरब के कर्ज़े दिए गए थे 600 से ज़ायद अफराद को। आज जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें बड़ी अहम इस मामले पर चर्चा हुई है। PTI के सेंटर मोहसिन अजीज़ ने दिफा भी किया, ये मामला भी ज़ेर बहस लेके आएंगे। लेकिन सर 30 साल रिकॉर्ड टूट गया है। मुसलसल 10 घंटे बारिश हुई है शहर लाहौर में, 291 मिलीमीटर बारिश हुई है रात के बिलखुसूस, और आज रात भी ये सिलसिला जारी रहने का ख़दशा है। निगरान वज़ीर आला, उनकी काबीना, वासा, LDA, दीगर तमाम इदारे भी हरकत में दिखाई दिए, लेकिन बारिश, बिजली, गड़े पड़ने और दीगर हादसा से 11 साला बच्चे समेत 7 अफराद हैं जो जान की बाजी हार गए हैं। नशेबी इलाके बिलखुसूस जो लाहौर इतराफ़ में है वहाँ ज़्यादा मसला है, वहाँ ज़्यादा सूरत हाल नागुफ्ताबे है। लाहौर फैलता रहा शामी साहब मुसलसल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीवरेज का सिस्टम है ना, वो ज़रा सी बारिश होती है तो वो एक्सपोज हो जाता है। असल में लाहौर के मुदाफ़ात में यानी कोई प्लान्ड सोसाइटीज़ नहीं है। लोगों ने खेतों पर अपने खुद ही प्लॉट बना लिए और लोगों मकानात तामीर कर लिए, और फिर ना सड़कें हैं ना सीवरेज का निज़ाम है। तो एक बड़ी तादाद में ये जो है गैर कानूनी या अनऑथोराइज सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला कर रखा है। लेकिन बहरहाल हाँ, पानी जो था शहर के मरकज़ी हिस्सों से तो इखराज हो गया उसका, और वज़ीर आला जो थे मोहसिन नकवी बड़े चौकस रहे और जायज़ा लेते रहे। यानी एक शहर के बड़े हिस्से का जो सीवरेज सिस्टम है वो काम कर रहा है अच्छे तरीक़े से, और यहाँ फिर वो बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के भी कई मंसूबे बनाए गए, कई वो ज़ख़ीरे तामीर भी किए गए हैं। अभी उसमें मज़ीद ज़रूरत है। बहरहाल 30 साल का जब रिकॉर्ड टूटा है, नहीं रिकॉर्ड बारिश हुई तो ज़ाहिर बात है मसाइल भी रिकॉर्ड, बिजली जाती है साथ, वो स्ट्रिप भी हुए हैं और रिकवरी या उसको फिल फॉर रूटीन पर लाने के लिए मशीनरी हरकत में है। जहाँ दाद बनती है देंगे। लेकिन सर हमारे नुमाइंदा हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन, वो दिन भर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं, जो गुलबर्ग, लिबर्टी, DHA, मॉल्टन, फैसलटन, चौटन या किनार रोड वाले इलाके जो नज़र आते हैं TV फुटेजेस पे, वो तो कवर हो चुके हैं। वहाँ निगरान मशीनरी भी थी। असल मसला उन नशेबी इलाकों का, कदीम इलाकों का, छोटी आबादियों का है जहाँ पर इस तरह से एक्सेस नहीं होती और वहाँ ज़्यादा मसाइल होते हैं। वहाँ भी होके आए हैं वो, उनसे बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब को भी दाद क्यों नज़र आए। लेकिन इजाज़त दें तो हमारे एक वज़ीर खेल हैं, बड़े अच्छे उम्दा फास्ट बॉलर हुआ करते थे, वहाब रियाज साहब, अब वो वज़ीर खेल भी हैं। ये 2-3 फुटेजेस मैंने उनके ऊपर देखी हैं तो सोचा कि सवाल आपकी खदमत में रखा जाए। देखिए, एक फुटेज में तो अपनी वो बड़ी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, आसपास जो शहरी हैं बेचारे बाइक पे या फुटपाथ पे जा रहे हैं पानी से बचते हुए, उनके ऊपर आप छींटें उड़ा रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन है जनाब वहाब रियाज साहब। ये देखिए, इसकी समझ नहीं आई, और शूट करके ख़ुद इसे पब्लिक भी कर रहे हैं। अब ये दूसरी फुटेज उनकी देखिए, सफ़ेद बूट हैं, पता नहीं शहबाज शरीफ साहब से मुतासर हुए, उनके तो खैर ब्राउन या ब्लैक हुआ करते थे, वो लक्ष्मी आया करते थे,
اور وہ پہن کے اپنی گاڑی کھڑی عملہ ہے جو شوٹ کر رہا ہے، اور ایک یہ غالباً حالی روڈ لگتا ہے مجھے، حفیظ سینٹر کے آس پاس کا علاقہ ہے، اب وہاں وہ پھر رہے ہیں، بوٹ بھی پورے نہیں ڈوبے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ پھر ایک تیسری فوٹیج دیکھیے، اب یہ ان کا عملہ ان کو شوٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ اکیلے تنہا ایک گاڑی ہے کھڑی جس کو وہ پانی سے نکال رہے ہیں، تو وہ عملہ شوٹ کرنے کی بجائے ان کی مدد کر دیتا اور گاڑی باہر نکل جاتی۔ تو یہ وزیر کھیل نکاسی آپ کا محکمہ کب سے ان کے پاس ہو گیا؟ وہ آپ ریاض صاحب اچھے ہیں جی، میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن مجھے ان آپٹکس سے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ضرورت کیا اصل میں وہ تو وزیر بھی تو ایسے ہی بنے نا، زبردستی بنایا گیا نا وزیر، پتہ نہیں کس کام کے لیے بنایا گیا۔ یہ کام تھا نہیں تھا، بڑا یہ شوٹنگ ووٹنگ چھوڑیں سر، آپ جو کام آپ کو دیا گیا اس کو دیکھیں۔ وہ اسپورٹس اگر آپ کو قذافی اسٹیڈیم کا پانی نظر آتا ہے تو آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ ہاکی اسٹیڈیم بھی پاس ہی ہے، وہاں بھی پانی کھڑا ہے، وہاں بھی ہاسپٹل بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ عجیب ہے سر، بہرحال آپٹکس کے اوپر توجہ دلانی تھی، باقی کیا تجزیہ کروں، شامی صاحب پھر بات نہیں کرنے دیتے کہ ایسے آپ تنقید کرتے ہیں۔ چلیے آہستہ آہستہ عقل آ جائے گی۔ شیخ زین، آپ کن کن علاقوں میں گئے ہیں؟ جو بڑے علاقے تھے ان کا ذکر تو ہو گیا کہ پانی اتر گیا ہے، اصل مسئلہ اس ریکارڈ بارش سے لاہور کے کن علاقوں کو درپیش ہے؟ شکریہ جامی صاحب۔ آج شہر میں 291 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور 10 گھنٹے میں یہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ یہ گزشتہ 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اعداد و شمار بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ لیکن اس بارش کے بعد جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے، خاص طور پر آج کیونکہ لاہور کی جو کنال ہے وہ اوور فلو ہو گئی، تو کنال سے جو ملحقہ علاقے ہیں انہوں نے خاصی مشکل دیکھی ہے، جس میں ہربنس پورہ کا علاقہ ہے، مغل پورہ کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ راوی سائفن سے جو ملحقہ آبادیاں ہیں وہاں پر یہ بارش کا پانی اور نہر کا پانی جمع ہو گیا، اور ابھی تک ان علاقوں کو بارشی پانی سے کلیئر نہیں کیا جا سکا۔ اس میں کچھ ایسے ہے کہ صبح 3:55 پہ پہلا سپیل شروع ہوا، 8:50 تک جاری رہا، پھر 9:20 پر شروع ہوا، 1:35 تک بارش لاہور میں تھم گئی۔ 1:35 پر یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ 2 سے 2.5 جو گھنٹے ہیں اس میں بارشی پانی کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ اس وقت 5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نہ مرکزی شاہراہیں مکمل طور پر کلیئر ہو سکی ہیں اور نہ ہی وہ علاقے کلیئر ہو سکے ہیں۔ اس کی آج کی بارش کی وجہ سے خاصے نقصانات بھی ہوئے ہیں، 6 افراد ہیں جن کی اس بارش کی وجہ سے اور اس کی جو تباہ کاری ہیں اس کی وجہ سے کیجویلٹیز بھی ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف جو نالے ہیں وہ بھی اوور فلو ہو گئے ہیں۔ بستی لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن کا علاقہ ہے، اس کی جو کھاڑک ڈرین ہے وہ اوور فلو ہو گئی، جس کی وجہ سے ہما بلاک اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ اصل میں تو جو لاہور کے مضافات ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، نجائز تجاوزات ہیں، گلیاں چھوٹی ہیں، بغیر منصوبے کے سر منصوبے کے بغیر بستیاں بس رہی ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لاہور شہر اس سے پہلے 20-25 سال پہلے میں نے دیکھا ہے، وہاں تو لکشمی میں بھی پانی جو ہے ڈوبا ہوتا وہ کھڑا رہتا تھا کئی کے دن، تو اب تو میں دیکھا کہ پورا شہر جو ہے، کم از کم مرکزی شہر کا علاقہ جو ہے اس میں تو پانی نہیں ہے۔ ایک نقطہ اور ہے کہ اب آگے مزید یہ سپیل شروع ہونے والا بارشوں کا، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مونسون کا سرکل تبدیل ہو رہا ہے، تو چودھری اسلم صاحب ہیں محکمہ موسمیات سے، کریں آج رات کے 9 بجے بھی پھر بارش۔ چوہدری صاحب، یہ غیر معمولی بارشیں ہیں، وجہ کیا ہے اور سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ جو آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں جی، یہ موجودہ سپیل جو ہے جی 8 تاریخ تک جاری رہے گا، اور لاہور میں ابھی بھی اچھی بارشوں کی فورکاسٹ ہے، اور آج جو سب سے زیادہ جو جے روڈ پہ 153 ملی میٹر اور ایئرپورٹ پہ 159 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہ تو 8 تاریخ تک بارش ہوتی رہے گی تسلسل کے ساتھ یا وقفوں کے ساتھ؟ جی، وقفے کے ساتھ بارش ہوتی رہے گی، اور اس میں اگلے 2 دن میں موسلا دھار بارش کا پھر چانس ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ چودھری اسلم صاحب محکمہ موسمیات سے۔ اچھا سر، اب چلتے ہیں ذرا 5 جولائی پہ۔ دیکھیں آج ایک تو 5 جولائی ہے نا، یوم شہادت ہے کیپٹن کرنل شیر خان کا۔ جی ہاں، 24واں ان کا یوم شہادت ہے۔ کارگل کی جنگ میں انہوں نے کیپٹن تھے فوج میں، لوہا منوایا اپنی بہادری کا، کے لازوال قربانی پیش کی، دشمن نے بھی اعتراف کیا۔ ان کے دادا جو ہیں انہوں نے جہاد کشمیر میں حصہ لیا، بڑے متاثر ہوئے تو اپنے بیٹے کا
पोते का नाम जो है वही कर्नल रखती है। जी हाँ, कर्नल, कैप्टन कर्नल। अब वो हालांकि ये फौज में ओहदा नहीं होता कि कैप्टन और कर्नल। जब वो फौज में थे लेफ्टिनेंट भी थे ना, तो लेफ्टिनेंट टेलीफोन सुनते थे, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान बोल रहा हूँ, तो फौरन वो सलूट कर शुरू हो जाते थे। ये मगर मालूम होता था ये कैप्टन है, कर्नल नहीं है। ये सर 1996 में कैप्टन बने थे और फिर 27 सिंध रेजिमेंट है जिसके ये हिस्सा रहे हैं। तो अब ये देखें, हमारे एक बुजुर्ग हैं दोस्त जहांगीर, ज़ियाउद्दीन जहांगीर, वो एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मुझसे मुतालबा करते रहते बार बार कि एक तो MM आलम के एजाज़ात बहाल होने चाहिए, और दूसरे ये है कि ये जो कैप्टन कर्नल शेर खान है, उनका कहना यह है कि हमारे फ़ौजी हुकाम जो हैं या फ़ौजी जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो इनको तरक्की दे दें, प्रमोट कर दें, बाद शहादत मुमकिन है, और इनको कर्नल का रैंक दे दें ताकि ये जो अबहाम है ख़त्म हो जाए, वो कर्नल शेर खान बन जाए। ये मुमकिन है वैसे। हाँ जी। मुमकिन अब है तो अगर हमारे जो ISPR के जिम्मेदार हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, हाँ, और हमारे जनरल क्या है, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, जी, अहमद शरीफ चौधरी, और ब्रिगेडियर हमारे गजनफर साहब, इस पे गौर करें और इनका रैंक जो है इनको दे दें कर्नल का, तो फिर ये कैप्टन का लाहका ख़त्म हो जाएगा, फिर कर्नल शेर खान हो जाएगा। चलिए, मुनासिब है। तो गिलगित बल्तिस्तान का जायज़ा ले लें फिर अब। हाँ, गिलगित ये भी कारगिल की जंग के हीरो हैं, और ऐसे हीरो हैं कि जो हमारे इनके दुश्मन थे, मुखालिफ थे, उन्होंने इतराफ़ किया, उन्होंने इनका इतराफ़ किया, इनकी मैयत को संभाला और उसके बाद पाकिस्तान को हवाले वापस किया तकरीम के साथ, और उनको खराज अकीदत पेश किया, इतराफ़ किया कि बड़ी बहादुरी से लड़े हैं। आप ये देखिए, ये भी इनकी शान है। बिल्कुल जी, इनकी कुर्बानियों को सलाम है। अच्छा सर, आज जब खालिद खुर्शीद साहब नाअहल हुए तो आज नए कायदे ईवान का चुनाव होना था, लेकिन आसार ये बता रहे थे गड़बड़ होगी, और वही हुआ। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर, वो भी PTI के रुकन हाजी गुलबर खान के कहने पे, उनका मैं इधर नहीं हूँ, मौजूद नहीं हूँ, अभी मुझे आने दें। जल्दी में आप चुनाव न करें, उनका पहुंचना यकीनी बनाएं, उनका पहुंचना, और तमाम अरकान पहुंच सकें तो 2 दिन का वक्फा कर दें। ये हुआ ना, यही हुआ है। तो 72 घंटे का वक्त, 72 घंटे का 72 घंटे का वक्त दिया है ताकि अगर जो अरकान दूर हैं वो पहुंच जाएं, 33 के 33 पूरे हो जाएं। 33 के। अब देखिए इसमें कि IG जो GB थे उनको भी तब्दील कर दिया गया, भट्ट साहब को, और फिर पुलिस की भारी नफरी थी ईवान के अंदर भी, स्टाफ को नहीं जाने दिया, जो सहाफ़ी कवरेज के लिए आए थे उन्हें भी निकाल बाहर किया। जब वहाँ पे एक मंजरनामा था, इजाज़त दी होगी ना अंदर आने, बड़ा स्पीकर के ख़िलाफ़ भी आ गई तहरीक। आज फिर खालिद साहब हमारे सीनियर नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान में, उनको हमने ज़हमत दी थी। खालिद साहब, आज क्या हुआ? ये सहाफ़ियों को भी उठा दिया गया, अमले को भी निकाल दिया गया, पुलिस अंदर थी, स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, स्पीकर को भी नहीं जाने दिया, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन आ गया, और फिर ये IG बदल गए। जी, और खालिद साहब को तो नहीं रोका ना किसी ने। ये हमारे खालिद साहब या नाअहल वज़ीर आला? नहीं, ये अच्छा, आज की सूरत हाल कुछ इस तरह है सर के, क्योंकि आज असेंबली का इजलास जो तलब किया गया था 1 बजे, जिसमें कागजात नामजदगी जमा करवानी थी, जिसने वज़ीर आला बनना था उनमें से, तो PTI की तरफ से जो है राजा आजम साहब है जो सूबाई वज़ीर तालीम है, वो नामजद हुए थे, और उन्हें 1 बजे कागजात नामजदगी जमा करवानी थी, और इसके साथ पीपल्स पार्टी के जो रुकन असेंबली है, जो अपोजिशन लीडर है अमजद एडवोकेट, उसने भी वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाना था। और इसी के साथ हाजी गुलबर साहब है जिन्होंने कागजात नामजदगी के लिए जमा कराना था, लेकिन बदकिस्मती से वो इस्लामाबाद मौजूद थे, वो गिलगित नहीं आ सके, तो उन्होंने जाके कोर्ट में स्टे दिया था। मीनवाइल क्योंकि ये प्रोसेस जारी था, तो अचानक पुलिस ने GB असेंबली को जो है वो टेक ओवर कर लिया, और वहाँ के जो जुमला स्टाफ हैं, वहाँ जो मेंबरान असेंबली हैं और मीडिया है, उन सबको अचानक बाहर निकालना शुरू कर दिया। किसके हुक्म पर? ये तो पुलिस के मुताबिक आला हुकाम ही बता रहे हैं कि आला हुकाम तो स्पीकर ही होता है, स्पीकर के हुक्म के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। स्पीकर साहब जो है इस तमाम सूरत से लाइलम थे। बहरहाल पुलिस
उस वक्त पुलिस ही थी ग्राउंड के अंदर, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि असेंबली बिल्डिंग के अंदर जो है कोई बारूदी मवाद की कोई इतला दी गई है, जिस पर जो है जब तक क्लियरेंस नहीं होगी बिल्डिंग की तब तक जो है इसको ओपन नहीं किया जाएगा। यानी क्लियरेंस करनी, सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दी गई, तखरीबी कार्रवाई ना हो सके। जी जी, यानी जो तखरीब करनी है वो पुलिस ने करनी है, जी जी जी, दूसरे किसी को इसका मौका ना मिल सके। जी, तो क्या खूब तबसरा शामी साहब, वाह। इसमें असल में क्योंकि आज की प्रोसीडिंग जो थी वो उजगत में भी बुलाई गई थी, शेड्यूल इस तरह जारी हुआ था, इस पर अदालत उस्मा जो है आगे चले ना। अब कितने, अब तो कैंडिडेट हैं। अच्छा नहीं, एक मसला ये है जो शामी साहब पूछ रहे हैं, ये पीटीआई ने तो कर दिया, पीपल्स पार्टी और नून भी अपना अपना कैंडिडेट, इनके बीच तो इत्तेफाक राय नहीं होने का इम्कान आज कि कंसेंसस से ऑपोजिशन। इसमें तो नून लीग के जो इंजीनियर अनवर साहब हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो कागजात हैं वो उन्होंने लिए हैं असेंबली से, और अपोजिशन जो लीडर है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है अमजद एडवोकेट साहब, उसने भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं उसमें, और जेयूआई के इकलौते उम्मीदवार हैं हाजी रहमत खालिद साहब, उसने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिया है, खुद ही खड़े हो गए। ये पीटीआई के अंदर से कुछ 4 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आया है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये हाजी गुलबर साहब हैं जो जिनके कहने पे आज ये आया है हुक्म। जी बिल्कुल, जो साबिका सूबाई वजीर सेहत है उसकी तरफ से ये फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया है, और उसने दावा भी किया है कि उसके पास 4 अरकान की तादाद मौजूद है, बल्कि उसने नाम भी जाहिर करती हैं, और क्योंकि उसने क्योंकि वो इस वक्त गिलगित में मौजूद नहीं थे, उसकी कोई सेहत ठीक नहीं थी, तो इस्लामाबाद में थे, तो उसने अदालत उस्मा में एक रिट पिटीशन दायर की थी कि इस प्रोसेस को जो है होल्ड किया जाए 24 घंटे या 72 घंटे तक, ताकि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने, और मैं खुद भी वज़ीर आला का उम्मीदवार हूँ। बहुत शुक्रिया। अदालत वहाँ पे तलब किया। अब यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ समझौते का इम्कान है? जी बिल्कुल, मरकजी मुशावरत के लिए जो है जो मरकजी कायदत है उसने साबिका वज़ीर आला जो हाफिज अब्दुल रहमान को इस्लामाबाद तलब किया है, और आज ही है शिवाशिफ साहब उन्हें एंगेज करेंगे, कमेटी बनाई हुई थी, कायरा साहब, आसिन इकबाल साहब और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आज ये तवक्को है कि आज ही कोई इस्लामाबाद में 72 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 72 घंटे मजीद इंतजार, जी 72 घंटे तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों जो अपोजिशन जमाते हैं इसमें क्योंकि पीडीएम का बड़ा होल्ड है, तो लामाल्ला अगर पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार इनके आपस में अगर कोई कंसेंसस डेवलप होते हैं तो उसमें ये है कि अमजद एडवोकेट जो इस वक्त नामजद है पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर दोनों जमातें जो है एक पे इत्तेफाक करते हैं तो लामाल्ला उन्होंने ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के पास तादाद भी ज्यादा है ना, 9 में से 4-5 सीटें उनके पास है, नून के हिस्से में 3 है, जेयूआई 4 जो है इस वक्त जो है पीपल्स। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आप देखें ना यहाँ पे तो एक दिलचस्प लतीफा ये भी है कि अपोजिशन में से एक जेयूआई है जिसकी सिर्फ 1 सीट है, और उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए कि मैं वज़ीर आला कैंडिडेट हूँ। चलिए, अब ये जो मोहिउद्दीन वानी साहब है, सेक्रेटरी मानते हैं वो चीफ सेक्रेटरी जी, हमारे बड़े माशाल्लाह बांक के सजीले जी अफसर हैं। हाँ, वानी साहब आपका जिक्र खैर हो रहा है। अच्छा, वजारत इत्तलात जो है उससे भी मुंसलिक रहे हैं। नहीं, बड़े उम्दा कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे, उनकी सैर व सियाहत से लेके नौजवानों की तालीम व तरबियत से लेके और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दुनिया के सामने पेश करें इंडिविजुअली, तो बगैर किसी स्पोर्ट्स सिस्टम सरगर्म। जी चलें, उन पे फिर किस दिन बात होगी। आज बात हुई है पीएसी में सर, जो 600 अरब की बात करने लगा हूँ सर। अब ये है ना जो क्या, अब क्या कहते हैं, रेडियो पाकिस्तान से हाँ उर्दू में खबरें खत्म हुई। अच्छा, तो अब यानी पीटीआई की हुकूमत जो है ख़त्म हो गई, जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में भी, लेकिन उनका आखिरी जो गढ़ था ना, हाँ, वो भी ख़त्म हुआ। यही आखिरी जी, आखिरी गढ़ जो था, हाँ हाँ, आखिरी मोर्चा जो था, हाँ जी, वो भी खाली होता नजर आ रहा है। खाली होता नजर। चलिए, तो पीटीआई का जिक्र किया, तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब कोरोना की वबा थी तो 600 अरब रुपए 3 अरब डॉलर 600 मुख्तलिफ अफराद को 0 शरह सूद पर दिए गए कर्ज की मद में, उस पे पीएसी में आज बड़ा हंगामा हुआ है। फिर 5% शरह सूद कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ में बड़ा हंगामा हुआ है, बरजीज़ ताहिर हूँ या मोहसिन अजीज़ हूँ उनके बीच में, क्योंकि इन्होंने अब ये 4 इदारे सर, यानी FIA, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, नैब, और ख़ास बात ये कि मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, इसको कहा है इन चारों को कि आप तहकीकात करें कि वो 600 अफराद कौन थे जिन्हें 3 अरब डॉलर दिए गए, कितनी रकम उन्होंने ली, कब दी गई, और उसके शवाहिद हमें फ्राहम किए जाएँ। कोई खुफिया तरीके से दिए गए
स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी बनाई थी उसके तहत दिए गए जो थे। कोरोना से मुतअस्सरीन थे, उन कारोबारी अदारों को कर्ज फराहम किया गया था। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर उन्होंने एक ओपन जो है पॉलिसी उसके तहत ये काम किया तो फिर ये भाग दौड़ क्यों है, वावेला क्यों है, शोर शराबा क्यों है। और मोहसिन अजीज़ साहब ने बर्जीस ताहिर साहब के साथ इस मौजू पर जब गुफ्तगू आज पीएसी में हुई, उन्होंने तकरीबन कुछ ऐसी ही दलील दी जो आप फरमा हुकूमत ने रहे एक हैं। पॉलिसी बनाई। नहीं, उन्होंने ये कहा है जो आप फरमा रहे हैं ना, वो कहते हैं जी कि ये भी तो ज़ेर बहस लेके आए कि इस कर्ज को इसलिए दिया गया कि कोविड के हंगाम कारोबार बंद थे और इस कर्ज को दे के उन लोगों को जो कि कारोबार चला सकते थे 32 लाख मुलाजमतें पैदा हुई हैं और 4 अरब डॉलर की आमदन हुई थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमें तो हर वक्त हम तो इन्हीं चीज़ों का रोना रोते रहते हैं ना। आज हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि 10 साल पहले सी पैक का आगाज़ हुआ था, फिर उसके बाद दुर्गत क्या बनी सी पैक की, 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी आ गई, फिर जनाब 8000 मेगावाट बिजली पैदा होने लगी, मगर उसके बाद जो सनतें रीलोकेट होनी थी यहाँ वो ना हो सकी और एक बोझ हमारे सर पे बाकी रह गया। चलें एक ब्रेक भी आ तो गई। ये जो हम ये करते हैं ना, वह शोर हंगामा, अगर स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी बनाकर लोगों को फैसिलिटेट किया है, कोई रात की तारीखी में तो नहीं किया था। नहीं किया ना, तो फिर आप उस पर हंगामा क्यों है? सर असल अलमिया तो ये है जो आप इसके अलावा एक अलमिया दूसरा सुने, ये खामखा एमए या आईएसआई को घुसेड़ने उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है? जरूरत होती है? क्या कारोबार करेंगे इस मुल्क में आप? बिल्कुल। अगर किसी ने कर्ज लिया है तो क्या उसने कर्ज आयुक्त सरकारी को डाका डाला है? यानी मैं समझने से कासिर हूँ। हसन इकबाल साहब, इसहाक डार साहब इस तरफ भी तवज्जो करें ना। ठीक है, हमारी तवज्जो है जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद बड़ा अहम चंक है इस प्रोग्राम का। कल 4 जुलाई का जिक्र हुआ, आज 5 जुलाई का होगा और खावर नईम हाशमी साहब वो सहाफ़ी उन 3 में से जिन्होंने कोड़े खाए थे ज़िया दौर में, उनकी आप बीती। वेलकम बैक नाज़रीन। 5 जुलाई का जिक्र करना, उससे पहले अगर आपके पास कोई फीडबैक है सर शेयर कर लें। है 5 जुलाई का जिक्र करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको फीडबैक लिख रहे थे, कुछ शेयर नहीं, कर। मैं ये देख रहा था कि ये जो अमेरिका है, बरतानिया है, हाँ जी, इन्होंने कितना रिलीफ दिया है अपने लोगों को कोविड के हंगाम कोविड के हंगाम। दिया, सबने वो दिया। 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचता है दिया अमेरिका होगा, बिल्कुल ने जो दिया। रिलीफ दिया है, बिल्कुल दिया, कैश पेमेंट की है डेफिनेटली दिया होगा। अपने जो बिजनेस हाउसेस को, कारोबारी लोगों को। तो अब क्या वहाँ भी इंक्वायरियाँ बैठ जाएं, क्यों यानी दिया? ये एक तमाशा है क्या इस मुल्क में? अजब अजब तमाशा, हमेशा ये नहीं होता सर, अब वहाँ भी इंक्वायरियाँ बैठ जाएं। एक एक तो मैशत बंद हुई पड़ी थी, कारोबार बंद हुए पड़े थे, बेरोजगारी फिर थी, ये है कि अगर और अगर इसलिए ये कर्ज ये दिया डॉलर गया, क्यों बार बार बताया जा रहा है 3 अरब डॉलर, ये पैसे रुपए में दिए गए ना। अब ये वाजे नहीं है, ये चेक, ये यानी मजीद ये भी एक प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स है। टू हाईलाइट। हाँ जी। ठीक है, सही है, सही है, सही है। सर 5 जुलाई 1977 मुंतखब हुकूमत का तख्ता, ये हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे, कल आप डिस्कस कर चुके थे, कल आपने तफसील भी वाज़े की कि बचाया भी जा सकता था, मुज़ाकरात हुए, लेकिन बहरहाल 5 जुलाई को इसलिए याद रखा जाता है कि आज एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, फिर ज़िया दौर शुरू होता है 88 तक। मुंतखब हुकूमत का तख्ता कैसे उल्टा गया? किसका उल्टा था फिर? भाई वो तो इलेक्शन में धांधली हुई थी तो तो लेकिन लेजिटिमेसी खत्म हो गई थी। अच्छा, ये भी तो ना भूले ना। तो गैर मुंतखब हुकूमत थी। नहीं, वो अब उसको खुद कह चुके दोबारा इलेक्शन कराएंगे, खुद एतराफ़ कर चुके कि भाई इलेक्शन मुतनाज़ किस तरह याद करेंगे फिर आप, है। क्या कहेंगे आप? इसको एक वाक़े के तौर पे याद करेंगे, एक सानिया है, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। हमारे अहले सियासत को ये स्पेस नहीं देनी चाहिए थी, फौज को कभी नहीं आना चाहिए निज़ाम संभालने के लिए, लेकिन बहरहाल आप एक देख गौर करें। अब क्योंकि मार्शाल्लाह था और मार्शाल्लाह ने पाबंदियाँ लगाई, अखबारात पर भी लगाई, दर्जनों अखबारात बंद और हुए। नहीं वो तो अब आप मुबालगा न किया ना। क्यों सर? आप ये बीबीसी नहीं, की दर्जन- रिपोर्ट छपी हुई जिसमें उन्होंने नंबर भाई लिखे बात हुए। तो सुन लो ना। अखबारात पर पाबंदियां लगाई, सेंसरशिप नाफिज हुआ, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लग गई। अब अखबार नवीसों ने उस पर एहतजाज किया। हाँ, मीडिया के पास लोग थे और उन्होंने जुलूस निकाला, सही है। और यह जुलूस निकाले तो मीडिया के जो लोग थे उनको भी कोड़े लगाए गए जी, उसकी पादाश में।
اور ان میں ہمارے خاور نعیم ہاشمی وہ بھی مساوات کے سب ایڈیٹر تھے اس وقت، اور 24 سال ان کی عمر تھی 24 سال کی عمر تھی تب، اور آج بھی وہ ایک زندہ علامت ہیں آزادی اظہار کی. اور ہم جب ان واقعات کو یاد کرتے ہیں تو خاور نعیم ہاشمی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیں نا جو بہادری ہے وہ تو ظاہری بات، اس کا تو اعتراف بہادری کرنا تو چاہیے. پھر جو ہے نا اس کا اعتراف تو سب کو کرنا پڑتا ہے. یہ 9 مئی 1978 کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر 13 مئی 1978 آزادی صحافت کے نام سے بھی اس کو منایا جاتا ہے. وہ اسی تشبیہ سے ہے، اسی ستارے سے ہے. جب ان کو 13 مئی کو، تو اب یہ ہیں ہمارے ساتھ، جی ہمارے ساتھ موجود خاور ہیں، صاحب السلام علیکم. ان سے بات کر لیتے. جی وعلیکم السلام. خاور صاحب شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد کیا ہے. ہم ان سیاہ لمحات کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ بتائیے ذرا مختصر الفاظ میں یہ کیسے ہوا وقوع سارا جو ہے؟ کہ جب اخبارات پر ملک بھر میں صرف مساوات نہیں تھا، ٹھیک، اور تمام ملک میں جتنے بھی اینٹی ماشاء اللہ اخبارات و جرائد تھے، رسالے تھے، الفتح تھا، معیار پر بندی لگائی گئی تھی. اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ نے جلوس نکالا، آپ جلوس نکالنے والوں میں شامل تھے. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ روزانہ 5. خاور صاحب آپ کو ہم سن نہیں پا رہے، پروبیبلی نیٹ ورک کا ایشو ہے یا تھوڑی جگہ تبدیل کیجئے تاکہ آپ کے سگنلز بہتر ہوں فون کے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. ذرا دوبارہ لائن میں لائیں خاور صاحب سے اور بات ان سے دوبارہ ہم کرتے ہیں. بہرحال ان کو کوڑے مارے گئے تھے سر، اور 5 کوڑے، اور 3 ماہ کی سزا پہلے ہوئی، پھر بعد میں بھی سزا انہیں ہوئی. اور جب کوڑے پڑے تو اس کے بعد ان کو ایک انجیکشن لگتا تھا اور اسٹریچر پہ ڈال کے ہاسپٹل لے جایا جاتا تھا. تو ان میں سے ایک صحافی، ان سے میں ڈیٹیل بھی خود ہی پوچھوں گا، انہوں نے کہا کہ میں پیدل چل کے جانا چاہ رہا ہوں. تو فوجی ڈاکٹر اور جو دیگر لوگ وہاں موجود ہیں انہوں نے کہا بہتر اور عافیت اسی میں کہ اسٹریچر پر چلیں، وگرنہ ہماری سبکی ہوگی کہ شاید کوڑے ٹھیک طریقے سے نہیں لگائے گا. جی خاور صاحب. جی سر. ہاں جی، اب آپ بتا رہے تھے. میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ 2 ایشو تھے. ایک تو آزادی صحافت کا ایشو تھا اور دوسرا تحفظ روزگار کا ایشو تھا. ٹھیک. اور یہ وہ زمانہ تھا جب صحافیوں کی ایک ہی تنظیم ہوا کرتی تھی. جی. یہ بعد میں ضیاء الحق نے اس تنظیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. تو یہ تنظیم کا متفقہ فیصلہ تھا کہ آزادی صحافت کے لیے اور تحفظ روزگار کے لیے، روزگار کی بحالی کے لیے تحریک چلائی جائے. تو یہ تحریک 2 حصوں میں چلی تھی. پہلے حصے میں لاہور میں اور دوسرے حصے میں کراچی میں. تو یہاں ہم رضاکارانہ گرفتاریاں دیتے تھے، ہمیں گرفتار کر لیا جاتا تھا، ہم پہ مقدمات درج ہوتے تھے اور اس کے بعد فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا تھا. آپ کی جو پہلی گرفتاری تھی، آپ کو جو سزا ملی اور کوڑے کھائے آپ نے، وہ پہلی گرفتاری کے بعد کھائے؟ جی میں نے پہلی گرفتاری کے بعد کھائے. اور میں شامی صاحب آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلی گرفتاری کے بعد کوڑے کھانے کے بعد رہا ہوا تو میں اگلے ہی دن ٹرین میں بیٹھ کے کراچی چلا گیا تھا. اور کراچی میں مزار قائد اعظم سے 14 اگست کو دوسری گرفتاری دی تھی. اور وہاں سندھ کی 3 جیلوں میں بھی میں بند رہا. اچھا، آپ خاور صاحب کتنے اخبار نویس تھے جن کو کوڑے لگے اس دوران میں؟ 5؟ جی 4 آدمی تھے. مسعود اللہ خان صاحب مرحوم جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، اور ناصر زیدی، اقبال جعفری اور میں، ہم 4 آدمی تھے. لیکن کوڑے 3 آدمیوں کو مارے گئے تھے. مسعود صاحب جو تھے شاید وہ پولیو سے متاثرہ تھے، ان پر رحم کیا گیا ہوگا.
एक टांग जो है पूरी की पूरी पोलियो से मुतासर थी, कपड़े तो उनके भी उतरवा लिए गए थे और ये भी कह दिया गया था कि माजूर है तो फिर भी उसको कोड़े मारो। तो गोया लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। तो नंगी पीठ पर कोड़े लगे जी, मुकम्मल अंडरवियर तक उतरवा दिए गए थे और ये जो तख्तेदार होता है ऊपर भी और नीचे भी हमारे हाथ पांव बांध दिए गए थे जंजीरों से और बिल्कुल बेलिबास थे हम, और 2 आदमी हमें कोड़े मारते थे और ये कोड़े हमें मारे गए थे उस कोठरी के बाहर जहां जुल्फकार अली भुट्टो बंद थे उस वक्त, और वहां पर बाकायदा कुर्सियां लगाई गई थी और बावर्दी लोग भी और आला तरीन ब्यूरोक्रेट भी, उनके लिए कुर्सियां लगाई गई थी और उस मजमे का तमाशा भी देखा गया था। तो ये तो बहुत शिद्दत से कोड़े लगे और ये तो चमड़ी उधड़ गई होगी। उनका निशान रहे, बीबीसी को दिखाए उन्होंने निशान, खावर साहब ने। क्यों खावर साहब? जी 3 साल के बाद एक विनिया कैली नामी एक बूढ़ी औरत बीबीसी से मेरा इंटरव्यू करने आई थी, तो बड़ी छुपी हुई थी, बड़ी डरी हुई थी। वो मुझे पीसी होटल ले गई, तो जब उन्होंने कहा कि क्या कोड़ों के निशान अभी बाकी हैं, तो मैं उनके सामने बेलिबास हो गया था और कोड़ों के निशान 3 साल बाद भी मौजूद थे और कोड़े लगने वाले का जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा, उसका दिमाग मुतासर हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे जो असर हुआ वो आज तक मेरी एड़ियां जो है वहां से दर्द खत्म नहीं होता आज तक। हालांकि ये 1978 का वाकया है, आज इस वाकये को अपने 55 बरस हो चुके हैं। अपने हम पेशा भाइयों को, अपने हम वतनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज आप? मैं तो यही कहूंगा कि जी पाकिस्तान जो है उसकी वजूदियत जो है पहले ही दिन से साम्राज्यी ताकतों को खटकती आई है। जनरल ज़ियाउल हक भी, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, इस पर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, जनरल ज़ियाउल हक भी भुट्टो की गिरफ्तारी से पहले, भुट्टो की हुकूमत खत्म करने से पहले अपने दोस्तों से कहते थे कि मुझसे जो करवाया जा रहा है वो शेर पर सवारी के मुतरादिफ है। लेकिन पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था, पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की की तरफ। एटमी ताकत तो बाद में बना, प्रोग्राम शुरू हो चुका था, ये बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो चुका था और उस पर पाकिस्तान को बड़ी मुजामत का सामना था। और भुट्टो साहब जो थे वो एक लिबरल आदमी थे और भुट्टो साहब के खिलाफ ना सिर्फ शामी साहब ये कि पाकिस्तान का लोग समझते हैं कि राइट विंग के लोग जो थे, जो जमात इस्लामी बड़ी जमात होती थी वो जमात या दूसरी राइट विंग जमातें, यही नहीं पाकिस्तान की तमाम मकबूल तरीन लेफ्ट की जमातें भी जुल्फकार अली भुट्टो को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। भुट्टो के खिलाफ जो दूसरे उन्होंने 77 में इंतखाबात कराए, उन इंतखाबात में धांधली के इल्जामात में जो मुजाहरे होते थे उसमें हमने बड़े बड़े लेफ्ट के लोगों को भी शरीक देखा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब खावर नईम हाशमी साहब। एक ऐसी जिंदा मिसाल, एक ऐसी रुदाद भाई, ये जो सुनते हुए रोंगटे खड़े होते हैं और अफसोस होता है क्या स्याह दौर हमारा तारीख से गुजरा है। प्रोग्राम शुरू किया, ब्रेक आ गया, तकमील तक ज़ियाउल हक ने पहुंचाया, लेकिन असल बात ब्रेक आ गई। एक छोटी बुनियादी बात यह है, अहले सहाफत को भी और अहले सियासत को भी नोट कर लेनी चाहिए। वो क्या? अपनी स्पेस ना दे फौज को, दूसरे अदारों को, उन्हें ना धकेलें इसमें। नहीं, हमारे तो हुक्मरान या हमारे सियासतदान तो कहते हैं हमने बात ही इनसे कर, एक दूसरे के, एक ब्रेक सर, एक दूसरे के दर पे रहेंगे, एक दूसरे का वजूद तस्लीम करना पड़ता है ना। अब ये जो है, एक ब्रेक छोटी सी, खावर नईम हाशमी को हम याद तो करते हैं, खावर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, सैल्यूट पेश भी करते थे और उनको याद भी करते। और ये देखिए फ़र्क ये है कि इन्हें आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और वो कोड़े लगाने वाले क्या हुए उनका जिक्र खैर तक नहीं है। एक ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب ایک بڑا اہم موضوع رہ گیا تھا کل حامد میر صاحب کے ساتھ. حامد خان صاحب, بیرسٹر ایڈوکیٹ سینئر ممتاز جناب حامد خان صاحب, ممتاز ترین وکلا میں سے شمار ہے جن کا. ہاں جی, انہوں نے جو ان کا اعتراف, میں بہت قدردان ہوں بالکل ہم بھی ہیں, اور مداح ہوں. انہوں نے جو کل اعتراف کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی کو لے کر کے, اس سارے دور کا, اس کے منصوبے ان کا, کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا, اگر یہ حامد خان صاحب لکھا جیسی, بعد میں گیا. اگر حامد خان صاحب جیسی معتبر ترین شخصیت جو ابھی بھی خان صاحب کی طرف سے ایک پٹیشن میں عدالت گئے ہوئے ہیں, اگر وہ یہ اعتراف کریں تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ اس سے یہ مراد لی جائے کہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے, اور ہماری عدلیہ جو ہے اس نے بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا, اور اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. عدلیہ نے اچھا نہیں کیا اور عدلیہ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. ابھی وہ نوٹ آیا تھا تحریری حکم نامہ پہلی سماعت کا, اب نواز شریف صاحب جو ہیں اب ان کو وہ ٹارگٹ ہوئے, ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی, چلے وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے, موقع مل گیا, وہ لمبی بحث ہے, کس دن کریں گے, حامد خان صاحب سے بھی بات چیت کریں گے, کر لیتے ہیں ان سے پروگرام کر کے سر, انشاءاللہ جلد تفصیلی بات کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.